हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। साथ के साथ मैं आपको नोट्स भी कराऊंगा और MCQ भी कराऊंगा, प्लस आपका रिविजन भी इसी के साथ साथ हो जाएगा थ्योरी का। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। पहली यूनिट की बात करें, The multidisciplinary nature of the environment studies means it's integrate। तो पर्यावरण अध्ययन के बहुविषयक प्रकृति का अर्थ क्या है? ये ज्ञान को कैसे एकीकृत करता है? मतलब ये जो पर्यावरण अध्ययन है वो एक से अधिक सब्जेक्टों से जुड़ा होता है। तो इसको किस रूप में बताया गया है? तो इसको यही है कि ये बायोलॉजी से भी जुड़ा होता है, मतलब जीव विज्ञान से भी, अर्थशास्त्र से भी और कानून से भी, लॉ से भी जुड़ा होता है। जीव विज्ञान से कैसे? तो आपको पता है अपन जो एनवायरमेंट स्टडीज होती है इसमें जीव जंतुओं की भी बात करते हैं। अर्थशास्त्र कैसे? इन्वायरमेंट है, उसमें अगर मान लो बाढ़ आ गई तो किसी कहाँ पर उसमें अर्थव्यवस्था का कितना नुकसान हो गया है ना। और अगर इस साल अच्छी फसल बारिश हुई तो अच्छी फसल होगी तो अर्थव्यवस्था में कितना फायदा होगा। तो अर्थव्यवस्था भी जाने अनजाने में जुड़ी होती है। लॉ मतलब कानून। क्या? अब आपको पता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गए, अलग अलग प्रकार के कानूनी रूप से भी चीज़ों को बनाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड लॉ। सारी की सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीजन फॉर द नीड ऑफ इन्वायरमेंट अवेयरनेस टुडे? वर्तमान के समय पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता का प्राथमिक कारण क्या है? तो वर्तमान समय में आप पर्यावरणीय जागरूकता की जरूरत क्यों पड़ती है? टू एड्रेस द ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंज, वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों को समाधान करने के लिए। तो आपको वैश्विक जो पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हैं उनको आपको समाधान करने के लिए, उनको सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना क्या है? पर्यावरणीय जागरूकता की ज़रूरत है। क्यों? बचपन में ही आपने बच्चों को पढ़ा दिया कि हमें क्या करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, हमें सभी लोगों को पता है कि भाई हमें पानी का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, वन्य जीव संरक्षण करना चाहिए। हमें तो ये जो रेड जोन जो वाला इलाका वहाँ पानी नहीं ज़्यादा, बहुत जल संशोधन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो लोग जागरूक होंगे तो पर्यावरण का नुकसान बहुत होगा। अकेली सरकार के प्रयास से कुछ नहीं हो सकता, आम जनता का भी उस मुहिम से जुड़ना जरूरी है। तो वैश्विक पर्यावरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमें पर्यावरण जागरूकता आवश्यक होती है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स? परिवार कल्याण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? टू कंट्रोल द पॉपुलेशन साइज थ्रू द फैमिली प्लानिंग। तो परिवार नियोजन के माध्यम से आप जनसंख्या को आकार देना है, जनसंख्या को नियंत्रित करना फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम होता है। तो आपको पता है कि भाई अगर लोग, अब आज के समय, पहले कोई फिक्स नहीं होता था, अभी सरकार ने सरकारी नौकरी में 2 बच्चों का नियम लागू कर दिया, तो अब धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो गए, 2 से अधिक बच्चे नहीं करते हैं। तो यही है, जनसंख्या आप बच्चों के जो संख्या के आधार पर कम कर सकते हो, परिवार नियोजन के आधार पर कम कर सकते हो। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ? निम्नलिखित में से कौन सी बढ़ती हुई जनसंख्या का मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो इसमें से कौन सा पड़ता है? सही आंसर क्या होगा? इंक्रीज द प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज एंड वेस्ट जनरेशन। तो आपको पता है कि जितने भी जो अपने संसाधन है, संसाधनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है तथा अपशिष्ट उत्पादन पर भी दबाव पड़ता है, मतलब कचरा भी बहुत ज़्यादा इससे उत्पादन होता है। 5 नंबर प्रश्न की बात हूँ, व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स? पर्यावरण नैतिकता का मूल सिद्धांत क्या है? तो पर्यावरण नैतिकता का मूल सिद्धांत क्या है? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, नेचर हैज इंट्रेंसिक वैल्यू इंडिपेंडेंट ह्यूमन यूज। प्रकृति का आंतरिक व मूल्य पर मानव उपयोग से स्वतंत्र है। तो देखो, जो प्रकृति है वो कैसा बिहेव करेगी, इस चीज़ पर निर्भर करता है कि मानव उसको उसके साथ कैसा बिहेव करता है। इसका अर्थ ये है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स, जनसंख्या विस्फोट की अवधारणा क्या है? जनसंख्या विस्फोट से क्या मतलब है? तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब है द रैपिड एंड लार्ज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड। मतलब थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा जनसंख्या का उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है? आपका जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि आप जो पिछली कुछ शताब्दियों में भारत की जो जनसंख्या दर है, पिछली जितनी भी जनसंख्या हुई है, पिछली 2-3 जनसंख्याएं 2011 में लास्ट हुई, तो उसमें भी कितनी प्रतिशत वृद्धि दर देखने को मिली थी। तो यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग हैं वो बहुत कम पीरियड में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एनवायरमेंट मैनेजमेंट? पर्यावरण प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका, मतलब टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका होती है आपको एनवायरमेंट मैनेजमेंट में? तो क्या भूमिका होती है इसकी?
इट हेल्प इन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग एंड डाटा एनालिसिस, ये पर्यावरण की निगरानी और डाटा के विश्लेषण में मदद करता है। तो क्या रोल होता है टेक्नोलॉजी का इन्वायरमेंट मैनेजमेंट में? भाई ये पर्यावरण से संबंधित जितना भी डाटा होता है उसको निगरानी करने का कार्य करता है। कि जैसे मान लो एक जंगल में लगा दिया आपने डाटा एनालिसिस का सिस्टम कि 4 शेर थे, 4 चित्ता मतलब 5,000 वो थे, हिरण थे, 500 हाथी थे, इस हिसाब से। अब क्या हुआ, काफ़ी बार शिकारी वगैरह शिकार कर लिया मान लिया हिरण का, तो आपको पता चल गया एक का डाटा गायब है, तो इसका मतलब क्या, उसका शिकार हो गया। कौन से क्षेत्र से हुआ ये पता कर सकते हो आप अगर भाई आप अगर कोई ऐसे संरक्षण प्राप्त कोई मतलब वो है पेड़ पौधों की अगर कोई एरिया है तो वहाँ पर आप डाटा एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। तो यही है, डाटा के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, वन्य जीव संरक्षण का और अधिक प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हो चीज़ों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर वर्ल्ड प्रॉब्लम, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की खाद्य की सबसे बड़ी समस्या है? तो कौन सी समस्या इसमें से? फूड सिक्योरिटी एंड फूड वेस्ट, खाद्य सुरक्षा और खाद्य अपशिष्ट है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से है। तो कौन सी है भाई? लोगों के पास पैसे, जो लोगों के पास जो फूड सिक्योरिटी नहीं है, खाद्य से संबंधित समस्याएं हैं। इन्वायरमेंट एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर, पर्यावरणीय शिक्षा किसके लिए आवश्यक है? तो पर्यावरण से संबंधित शिक्षा है वो किस चीज़ के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपको पर्यावरणीय शिक्षा के लिए चीज़ आवश्यक होती है। समझ में आ गया आपको? पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक होती है आपको कि पर्यावरण से संबंधित आपको क्या करना पड़ता है, लोगों में जागरूकता को फैलाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। 10 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएशन अमंग द नेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, राष्ट्रों के बीच में जनसंख्या भिन्नता का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? द इम्पैक्ट वेरीज बेस्ड ऑन कंजप्शन पैटर्न एंड डेंसिटी, प्रभाव उपयोग पैटर्न और घनत्व के आधार पर भिन्न होता है। मतलब देखो कोई भी अगर कोई अगर भारत में या फिर ऐसे समय बाहर जैसे बड़े देश में अगर कम जनसंख्या होती है तो हमें क्या फ़ायदा होता, हमारे पास कितने ज़्यादा रिसोर्सेज, हम उनका उपयोग कर सकते थे आराम से, हमें किसी चीज़ की समस्या नहीं होती। आज भारत में जनसंख्या घनत्व कितना ज़्यादा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा, आप बिहार का देखो तो 1100 लोगों के आसपास चला जाता है, 1100 से भी ज़्यादा है। तो देखो 1 किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं। अब वहीं अगर 50-60 लोग रहते तो वो 50-60 लोग कितने आराम से उन मतलब उसका उपयोग कर सकते थे, संसाधनों का। पानी की कोई समस्या नहीं होती, बेरोजगारी की आज जितनी बड़ी समस्या, ये समस्या देखने को नहीं मिलती। तो यही होता है राष्ट्रों की जनसंख्या भिन्नता के बीच में प्रभाव उपयोग, मतलब किस चीज़ें कैसे चीज़ों का आप संसाधनों का उपयोग करोगे, और जनसंख्या घनत्व के आधार पर भिन्नता देखने को मिलती है। पर्यावरणीय संदर्भ में मानव अधिकार का अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मानव अधिकार का आपको पर्यावरण में क्या अधिकार, क्या अर्थ होता है? अंडरस्टैंड द राइट टू ए क्लीन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण के अधिकारों को समझना। तो ये जो आपके सामने पर्यावरणीय संदर्भ में मानव अधिकार का यही अर्थ है कि सभी लोगों को स्वच्छ वातावरण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सभी लोगों को स्वस्थ पर्यावरण मिल रहा है नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक सामान्य मानव की एक स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ जो जलवायु है वो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो नहीं मिलते तो भी तो इंसान क्या हो सकता है, बीमार हो सकता है, बड़े बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो आराम से बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं अगर पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा हो। तो ये भी एक मानव की एक बेसिक नीड में से एक है। पर्यावरणीय शिक्षा सतत विकास को कैसे योगदान देती है? हाउ एन कैन द इन्वायरमेंटल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो किस प्रकार से योगदान दे सकती है? बाय इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधन संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाकर। तो क्या करके जो आप संसाधन होते हैं, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाकर, कि भाई किस प्रकार से जो जागरूकता है हमें संसाधनों को बचाना चाहिए। जैसे कि आपने क्या किया, सतत विकास क्या होता है, आपके पास 50 लीटर पानी था, आपने क्या किया, आपने उसको 5 लीटर खुद ने यूज़ कर लिया, आपके पूरे परिवार ने, और 5 और बाकी का आगे की जनसंख्या के लिए, आगे आने वाले आपके बच्चों के लिए, उसके लिए रख दिया। उसी को सतत विकास बोला जाता है। मतलब आप खुद भी संसाधनों का उपयोग करो और इतना सीमित मात्रा में उपयोग करो कि आने वाली जनरेशन के लिए उस चीज़ की कमी ना हो। समझ में आ गया? इसी को सतत विकास के रूप में बोला जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण में सूचना प्रौद्योगिकी की कौन सी भूमिका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, तो कौन सी नहीं है इनमें से रोल? इसका सही आंसर क्या होगा? टेलीमेडिसिन,
टेलीमेडिसिन फॉर द हेल्थ एक्सेस, स्वास्थ्य सेवाओं पहुँच के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग में होना। तो किसका मतलब इसमें नहीं पूछा है, तो क्या क्या हो सकता है पहले वो देखेंगे। रिमोट सेंसिंग फॉर द इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, तो पर्यावरण निगरानी के लिए आप रिमोट सेंसिंग मतलब बहुत दूर बैठ के आप वो डाटा वगैरह लगा, चिप वगैरह लगा दी जाती है ना जानवरों के, ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके, मतलब उनके बारे में डाटा पता लगाया जा सके। उसी को क्या कहा जाता है, रिमोट कंट्रोलिंग के नाम से जाना जाता है। अगले वाला है टेलीमेडिसिन फॉर द हेल्थ केयर एक्सेस, स्वास्थ्य सेवा पहुँच के लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग करना है तो नहीं आएगा। क्रिएटिंग पोल्यूशन बाय इटसेल्फ, स्वयं प्रदूषण पैदा करना, तो ये ऑप्शन इसमें से गलत होगा। प्रदूषण पैदा करोगे तो उसमें से आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी उससे कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन का दायरा क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन का क्या दायरा होता है, जिसमें आपका मानव के द्वारा किया गया क्रिया का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है और प्रकृति के द्वारा की गई क्रिया पर मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको इन्वायरमेंट स्टडीज के नाम पर बोलते हैं। प्रकृति और उस पर मानव का प्रभाव दोनों का अध्ययन करना क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट स्टडीज के नाम से जाना जाता है। ह्यूमन राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंट इंक्लूड, पर्यावरण के संदर्भ में मानव अधिकारों में क्या शामिल होता है, तो क्या चीज़ें शामिल होती हैं। द राइट टू वर्क इन ए सेफ इन्वायरमेंट, सुरक्षित वातावरण में काम करने का अधिकार किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, आपको ह्यूमन राइट के नाम से जाना जाता है। मतलब हर इंसान का एक अधिकार है कि वो सुरक्षित वातावरण में काम करे, एक पर्यावरण प्रदूषित रहित वातावरण में काम करे, एक हर इंसान का अधिकार है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट डिवाइड करा दिया। बात करें यूनिट नंबर सेकंड की। व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक नवीनीकरण संसाधन की प्राथमिक विशेषता क्या होती है। तो एक जो नवीनीकरण जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है उसकी प्राथमिक विशेषता क्या होती है। सही आंसर, इट कैन बी रेप्लिसेंट नेचुरली ओवर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, ये कम समय में स्वाभाविक रूप से भर सकता है। मतलब ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं जिनका आप बार बार उपयोग कर सकते हो, जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गई, समझ में आ गया, और वायु ऊर्जा हो गई, और आपका ये जो भूतापीय ऊर्जा हो गई। तो इन सब ऊर्जाओं का क्या आप बार बार उपयोग कर सकते हो, ये आपकी कभी ना खत्म होने वाली चीज़ों में से कुछ है। समझ में आ गया। समय पर एक बार ये अपने आप को रिन्यूएबल का क्या था, वापस से जनरेट हो जाना वो जो चीज़ें, क्योंकि हवा है, एक बार अपनी ऊर्जा से कर ली, फिर से चल गई तो फिर से बना ली, इस प्रकार से। द मेन कोज ऑफ डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या होता है, ओवर एक्सप्लोइटेशन फॉर टिम्बर एंड एग्रीकल्चर, तो लकड़ी और जो आपको कृषि भूमि के लिए अपन क्या करते हैं, अधिकतर जो आपका डिफोरेस्टेशन है, वनों की कटाई की जाती है। आपको पता स्लेश एंड बर्न वगैरह की जो नीति है उसको उपयोग में लिया जाता है। ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर लीड टू, भूजल की अति उपयोग से क्या हो सकता है, तो भूजल है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने से क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स एंड द वाटर कॉन्फ्लिक्ट, घटता भूजल स्तर और जल विवाद, तो जल से संबंधित विवाद देखने को मिलता है, और आपके सामने उस जो भूजल स्तर है वो भी क्या है, इस चीज़ से घट जाता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो एक्सट्रैक्शन एंड द यूज ऑफ मिनरल रिसोर्सेज कैन कॉज, खनिज संसाधनों के निष्कर्षण और उस उपयोग से क्या होता है, तो क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन एंड एयर पोल्यूशन, भूमि का क्षरण देखने को मिलता है, और वायु प्रदूषण भी इस चीज़ से होता है। तो आपको पता है खनिज संसाधन निकाल रहे हो आपको कोई एरिया जहाँ पर क्या कोयला निकल रहा है, अब कोयला जहाँ से निकलेगा उसके आसपास क्या होगा, जो उसका कचरा है वो भी उड़ उड़ के चला जाएगा। तो कोयला तो आप 5 किलोमीटर में निकाल रहे हो, लेकिन उसका प्रभाव आसपास के 50 किलोमीटर में भी देखने को मिलता है। क्यों होता है, क्योंकि उससे जो लैंड वायु भी खराब होती है, समझ में आ गया, और भूमि है वो भी खराब हो जाती है आसपास की। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ ग्रोइंग एनर्जी नीड, बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की प्राथमिक कारण क्या है, तो क्या होता है इसमें से, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या वृद्धि है वो लगातार बढ़ रही है, और लगातार जो उद्योग बढ़ रहे हैं, इस कारण क्या हो रहा है, हमारी ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं वो भी वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा, कि जनसंख्या वृद्धि के साथ और बढ़ते औद्योगिकरण के साथ क्या है, हमारी ऊर्जा की जो ज़रूरतें वो भी बढ़ती जा रही हैं। 6 नंबर प्रश्न की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अबाउट, सतत विकास की अवधारणा किसके पास में है, तो सतत जो विकास हो रहा है, हमारे जो लगातार विकास देखने को मिल रहा है, उसकी अवधारणा किसके बारे में है, तो किसके बारे में है, यूजिंग द रिसोर्सेज टू मीट द पर्सनल नीड्स विदाउट द कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर,
भविष्य की पीढ़ियों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करना। मतलब सतत विकास ये होता है कि आप अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लिया। मैंने बताया था ना 50 लीटर पानी वाली बात बताई थी आपको, कि आपने भी पूरा कर लिया उसको और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो चीज़ छोड़ दी, भविष्य के लिए भी आपने उस चीज़ को छोड़ दिया। उसको सतत विकास के लिए बोला जाता है लगातार। मतलब आपके दो दादाजी हैं, उसने आपके पापा जी के लिए, आपके पापा ने आपके लिए, और आपके पापा आप है उसको अपने बच्चों के लिए चीज़ों को, रिसोर्सेज को बचा कर रखते हो। समझ आ गया? उसी को सतत विकास के लिए बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंड डिग्रेडेशन प्रॉब्लम? निम्नलिखित में से कौन सी भूमि शरण की समस्या है? तो कौन सी है? सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण है। ये किसका उदाहरण है? ये आपका भूमि क्षरण का उदाहरण है। समझ में आ गया कि जो मृदा है उसका अपरदन हो जाता है और उससे मरुस्थलीकरण हो जाता है, उससे भूमि जो क्षरण है, मतलब जो भूमि कट जाती है ना। आपने देखा होगा क्या हवा चलती है, आपके खेत होंगे सभी लोगों के, तो बहुत तेज आंधी चली तो जो भूमि की जो परत है वो क्या हो जाती है, उच्च इलाके से उड़कर नीचे वाले इलाके में चली जाती है, और जहाँ पर जो जो मतलब जो उपजाऊ भूमि थी वो क्या कट जाती है। बारिश के महीने में आपने देखा होगा बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, भूमि कट जाती है, तो उसी को भूमि क्षरण के नाम से जाना जाता है। यही बड़े स्तर पर हो जाती है तो भूमि वो बंजर भी हो सकती है। व्हाट इज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर? तो जो आधुनिक कृषि का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है इसमें से? इंक्रीज वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, जल प्रभाव और लवणता की वृद्धि। तो आपको पता है लगातार आप कृषि जो कुएं का पानी है, ग्राउंड वाटर का यूज करते हो, तो आपकी जो भूमि है उसमें क्या लवणता बढ़ जाती है, उसमें सैलिनिटी है वो बढ़ जाती है। समझ आ गया? और जल भराव भी होना शुरू हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें, वेस्ट लैंड रिक्लेनेशन इज ए मेथड ऑफ, बंजर भूमि पुनः ग्रहण किसकी एक विधि है? तो बंजर भूमि पुनः ग्रहण किसकी विधि है? एक मेकिंग द बैरन लैंड प्रोडक्टिव, तो बंजर भूमि को उत्पादक बनाने की जो तकनीक होता है उसको क्या कहा जाता है? बंजर भूमि पुनः ग्रहण की विधि के नाम से जाना जाता है। कि भाई बंजर भूमि को फिर से उत्पादकता के रूप में पैदा कर देना आपको वेस्ट लैंड के रूप में देखा जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द वाटर शेड मैनेजमेंट? वाटर शेड प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वाटर शेड प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू कंजर्व द वाटर मैनेज एंड लैंड रिसोर्सेज, जल संरक्षण और भूमि संसाधनों को प्रबंधन करना आपको क्या कहा जाता है? वाटर शेड प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। मतलब आपको जो जल को बचाने के लिए जो जल को बचाना है और भूमि को बचाने के लिए जो संरक्षण किया जाता है उसी को वाटर शेड प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इस चीज को The Brundtland Commission is known for the defining the concept of, तो ब्रस्टलैंड कमीशन की इस अवधारणा को परिभाषित करता है। तो किसको करता है? आपको इसका कार्य किसको करता है? सतत विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको बताने का कार्य होता है उसका। 12 नंबर प्रश्न की बात करूं, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या आपका? टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड वाटर अवेलेबिलिटी, भूजल पुनर्भरण और जल की उपलब्धता को बढ़ाना। आपको किससे संबंधित है? आपको बेटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग से संबंधित है कि आपके जो ग्राउंड में जल में जो जमीन में जो जल है उसको आपको क्या करना है? पुनर्भरण करना है, उसको बचा के रखना है और उसकी जल की उपलब्धता को बढ़ाना है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होने वाला है। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कराना है और वाटर अवेलेबिलिटी उसको जल उपभोक्ता को उपयोग में लेना है। 13 नंबर प्रश्न है, द 3R प्रिंसिपल इज द रिसोर्स कंजर्वेशन स्टैंड्स फॉर, जल संरक्षण के लिए 3R का सिद्धांत किस चीज़ से संबंधित है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। आप चीज़ों को कम करो, मतलब प्लास्टिक वगैरह को यूज करना कम करो, पुनः उपयोग करो, बार बार उपयोग करो, और पुनः चक्रण मतलब उसको रिसाइकल करते रहो। समझ में आ गया? तो इसी को 3R के फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है कि कचरे को उपयोग में कम करना शुरू करो, उसको लगातार उपयोग करो और रिसाइकल करते रहो। 14 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीनीकरण जो आपका संसाधन है? तो कौन सा संसाधन गैर नवीनीकरण है, मतलब जिसका आप बार बार उपयोग नहीं कर सकते हो? वैसा कौन सा? कोयला एक गैर नवीनीकरण आपका संसाधनों में से है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होने वाला है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर होगा इसका। 15 नंबर प्रश्न की बात करूँ, व्हाट इज एन इफेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग? अति चराई का एक प्रभाव क्या हो सकता है? तो अति चराई है मतलब आपको एक भूमि थी उस पर बहुत ज़्यादा लोगों ने, आपका खेत समझ लो,
आपके खेत पर घास हो गया तो बहुत सारे लोगों ने आपको उसको जो चराई कर दिया, फिर एक बहुत बड़ी ज़मीन थी उसमें बहुत क्या था, वनों की कटाई कर दिया, जानवरों को लाकर छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा चराई हो गई, तो इससे क्या होगा, भूमि भी खराब हो जाती है और उस पर मरुस्थलीकरण भी देखने को मिलता है, मतलब ज़मीन के अंदर वो मरुस्थल में भी बदल जाती है। अब बात करें यूनिट नंबर 3 की तरफ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर इन इकोसिस्टम। एक परिस्थिति के तंत्र में उत्पादकों का प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो उत्पादकों का प्राथमिक कार्य क्या होता है, सौर ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में बदलना। तो जो सौर ऊर्जा होती है उसको जो रासायनिक ऊर्जा में बदलने का कार्य किसका होता है, प्राथमिक उत्पादकों के रूप में जाना जाता है। दोनों पर्सन के बाद द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र में कैसे चलता है, यूनि डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चलता है, ऊपर की तरफ। ये किसके बारे में, खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया जा रहा है कि जो ऊर्जा का संरक्षण कहाँ ऊपर की तरफ जाता है। मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा इस थ्योरी को आपको। 3 नंबर प्रश्न की बात करूँ, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर द एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय, जैव विविधता हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में की विशेषता है, तो आपको जैव विविधता हॉटस्पॉट की विशेषता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हाई स्पेसीज एंडेमिसीज एंड द स्पेसिफिक हैबिटेट लॉस, तो उच्च प्रजाति स्थानिक और महत्वपूर्ण आवास निवास से संबंधित होती हैं चीजें, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इन सेतु कंजर्वेशन, तो इन सेतु कंजर्वेशन का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो राष्ट्रीय उद्यान। इन सेतु कंजर्वेशन कौन से होते हैं, जहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते हैं इनको इन सेतु के नाम से बोला जाता है, जहाँ पर आपको जानवर हो गए, जमीन हो गई या फिर जो जंगल हो गए, इन तीनों चीज़ों को संरक्षित किया जाता है, उसको इन सेतु कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं अपन। अगले वाला प्रश्न, रेड डाटा बुक प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट, रेड डाटा बुक किसके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करती है, तो आपको सबको पता होगा, रेड मतलब कि लाल किसका निशान होता है, खतरे का निशान होता है, तो यही है जो जनसंख्या है या फिर जो आपके सामने जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच चुकी हैं, जिनको अभी संरक्षण करने की जरूरत है, तो उनको रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। 6 नंबर प्रश्न की बात करूँ, द टर्म एंडेमिक स्पेसिफिक रेफर टू, स्थानीय प्रजातियों के शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो जो स्थानीय रूप से आपको जो प्रजातियां मिलती हैं उसको किसके रूप में देखा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्पेसीज फाउंड एक्सक्लूसिव इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, तो वो प्रजातियां जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में स्पेशली पाई जाती हैं उसको एंडेमिक स्पेसिफिज के नाम से जाना जाता है, स्थानीय प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। जैसे कोई एक जगह मान लो, आपके आसपास के जो साइबेरियन बर्ड मान लो, तो साइबेरिया का एक विशेषगत प्रजाति है, समझ में आ गया। भारत के चीता, बंगाल का टाइगर, तो बंगाल का टाइगर है वो सिर्फ बंगाल की एक विशेष पहचान है, ऐसे नहीं बंगाल का टाइगर है वो राजस्थान के मरुस्थल में कहीं देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिलता ना, सुंदरबन डेल्टा में अधिकतर बंगाल के टाइगर देखने को मिलते हैं, तो यही है, इसी को क्या बोला जाता है, एंडेमिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है, स्थानीय प्रजाति के नाम से बोला जाता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को सबसे मुख्य खतरा इनमें से कौन सा होता है, तो आवास का नुकसान और विखंडन, मतलब जो हैबिटेट है, जो आवास है वहाँ का, और उसका क्या नुकसान, और वो टूटता मतलब फ्रेगमेंट वो खत्म होता चला जाता है, टूटने का अर्थ ऐसे नहीं कि टूट गया। तो जैसे कि एक जगह थी उसको जल संरक्षित कर रखा था, जहाँ पर क्या थे, जंगल थे, जंतु भी रहते थे, जो आपके सामने एक दो संरक्षित प्रजातियां भी रहती थी, और पानी वगैरह का भी अच्छा संरक्षण था। अब क्या हुआ, वहाँ पर कोई उद्योग वगैरह लगा दिए गए या फिर ज़्यादा सफारी वगैरह शुरू कर दी गई, तो इससे क्या होगा, अब वो जैव विविधता वो खत्म होनी शुरू हो गई, जानवर भी धीरे धीरे अपना क्षेत्र छोड़कर जाने लगे, जो पेड़ों को भी काट दिया गया, तो वहाँ का जो जैव विविधता थी वो क्या हो गई, खत्म होती चली गई। तो इससे क्या हो जाता है, वहाँ के आवास को भी नुकसान होता है और वहाँ की जो पारिस्थितिक तंत्र वो भी खत्म होता चला जाता है। एक फूड वेव क्या है, एक जो खाद्य जाल क्या होती है, द इंटरकनेक्टेड ऑफ मल्टीपल फूड चेन, कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जो संबंधता होती है उसको किस नाम से जाना जाता है, आपको फूड वेव के नाम से जाना, मतलब एक से अधिक जो खाद्य श्रृंखलाएं वो आपस में जुड़ी होती हैं उसको फूड वेव के नाम से जाना जाता है। द टर्म जेनेटिक डाइवर्सिटी, अनुवांशिक विविधता का शब्द किस चीज़ से तात्पर्य है, तो जेनेटिक से किस तात्पर्य होता है,
द वेराइटी ऑफ द जीन्स विद द स्पेसीज, एक प्रजाति के भीतर जीनों की विविधता देखने को मिलती है, मतलब एक ही प्रजाति के अंदर एक से अधिक जो आपको जीन है उनकी जो विविधता देखने को मिलती है उसको किस नाम से जाना जाता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आपको आनुवांशिक विविधता के नाम से उनको जाना जाता है। 10 नंबर प्रश्न की बात को, इंडिया इज कंसिडर्ड ए मेगा डाइवर्सिटी नेशन, भारत को मेगा डाइवर्सिटी राष्ट्र के रूप में क्यों जाना जाता है? हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड द वेरिड इकोसिस्टम, भारत में जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनकी बहुत ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है और अलग अलग प्रकार का आपको पारिस्थितिक तंत्र देखने को मिलता है। मतलब भारत में आपको बहुत ज़्यादा एक से अधिक प्रजातियां देखने को मिलेंगी और उसमें अलग अलग प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होगा। जैसे राजस्थान में आपको क्या मरुस्थलीय जो जीव जंतु या वनस्पतियां देखने को मिलेंगे, और अगर आप वहीं आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो वहाँ पर सदाबहार आपको पेड़ वगैरह देखने को मिलते हैं। तो यही है भारत में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियाँ। अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे कश्मीर वगैरह में तो वहाँ पे ठंड से संबंधित आपको जलवायु देखने को मिलेगी। साउथ में चले जाओगे तो हुमस भरी आपको जलवायु देखने को मिलेगी। 4 जगह के नाम बताए मैंने, 4 कोनों के, चारों में अलग अलग टाइप की आपको जलवायु देखने को मिल रही है। तो भारत में जो स्थानीय प्रजाति हैं उनकी उच्च संख्या और अलग अलग क्यों है? क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। 11 नंबर प्रश्न की बात करूँ मैं आपके सामने, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजप्शन यूज वैल्यू डाइवर्सिटी, जैव विविधता उपयोग मूल्य का क्या उदाहरण होता है? तो क्या उदाहरण होता है? फूड, फ्यूल और टिम्बर, भोजन, ईंधन और लकड़ी है उसका आपको क्या होता है? उससे संबंधित आपको जैव विविधता का उपयोग के लिए ज़रूरी होती हैं। मतलब जैव विविधता के लिए कौन सी उपयोग मूल्य की एक का उदाहरण है? मतलब अगर आप लकड़ी लाकर क्या करते हो? लकड़ी लाकर लोग बेचते भी हैं तो इससे उनको कमाई होती है। लकड़ी से आप घर का खाना वगैरह भी पकाया जाता है। आज के समय नहीं, लेकिन जो जंगलों पर निर्भर रहते हैं उनका सोचिए आप एक बार। भोजन, काफ़ी लोग जो शिकार वगैरह करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वो ईंधन वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ क्या जैव विविधता में उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। ये सारी की सारी चीज़ें। द एनर्जी फ्लो ऑफ इन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? एन इकोलॉजिकल पिरामिड, मतलब एक पारिस्थितिक पिरामिड है, वो एक ऊर्जा प्रभाव का सबसे अच्छा उदाहरण है। मतलब जहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। नीचे कौन से रहते हैं? जहाँ पर जो ऐसे जीव जंतु जो डायरेक्ट प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, जैसे आपके सामने हिरन हो गई, और शाकाहारी जानवर यहाँ पर आते हैं। फिर क्या होते हैं? जो शाकाहारी जानवर को खाकर अपना पेट भरते हैं उनको मांसाहारी जानवर बोला जाता है। फिर मांसाहारी जानवर मतलब जो जीव जंतु मर गए उनको खाने का कार्य करते हैं, जैसे ईगल वगैरह आते हैं। और फिर लास्ट में कौन आते हैं? डीकम्पोजर वगैरह, जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं ना, जो खाद को नष्ट करने का कार्य करते हैं, वो आते हैं। इसको ऊर्जा प्रभाव जो एनर्जी फ्लो के रूप में जाना जाता है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक विविधता का क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम इन ए रीजन, किसी भी पारिस्थितिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्रों में जो विविधता, अलग अलग प्रकार की जो आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है आपको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, तो एक पारिस्थितिक तंत्र में उपघटकों का एक मुख्य भूमिका क्या होती है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो उपघटक होते हैं उनका मुख्य क्या होता है? टू ब्रेक डाउन द लीड ऑर्गेनिक मैटर, तो मर्त जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का कार्य होता है। मतलब जो चीज़ें मरी हुई जो जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, उनको जो नष्ट करते हैं उनको डिकम्पोजर के रूप में जाना जाता है। जैसे केंचुआ होगा, उसको डिकम्पोजर की श्रेणी में आएगा। वो क्या है? खाद्य जो कोई भी गली सली चीज़ें उनको टुकड़ों में तोड़कर जो उपजाऊता बढ़ाने का उसका काम होता है। व्हाट इज द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी इन द थिएटर्स बायोडाइवर्सिटी, तो गतिविधियों में से कौन से नकारात्मक पहलू जैव विविधता के लिए खतरा है? तो कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है इन सब चीज़ों में? सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका अति दोहन क्या है? आपको जो मानव जो गतिविधियां हैं उसके लिए कौन सी नकारात्मक पहलू, मतलब आप बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, चीज़ों का उपयोग करने लग जाते हैं, तो वो एक नकारात्मक पहलू में आती है वो चीज़। एनवायरमेंट इश्यूज़ की बात करें, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा का एक मुख्य कारण क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जो आपको देखने को मिलती है उसके जो मुख्य कारण क्या है? इमिशन ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, तो सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका बहुत ज़्यादा अगर जो हवा में मतलब चली जाती है वायुमंडल में, तो इससे क्या होती है? एसिड रेन होती है, क्योंकि एसिडिक नेचर की होती है दोनों की दोनों गैसें।
अम्लीय नेचर के होते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज बाई, ग्रीन हाउस प्रभाव कहाँ पर देखने को मिलता है? ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एनवायरनमेंट, मतलब अगर आपको ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं आप इन्वायरमेंट में रह जाती हैं। अब क्या होता है, पृथ्वी पर जो किरणें आती हैं वो ऊपर की तरफ वापस उनको ट्रांसमिट करने का कार्य होता है, मतलब पृथ्वी से टकराई और वापस इन्वायरमेंट में भेज दी, लेकिन ये गैसें उसको ट्रैप कर लेती हैं, मतलब अपने अंदर फंसा कर रख लेती हैं और वो बाहर जा नहीं पाती है। यूवी रेडिएशन होती है कुछ जो पृथ्वी पे आती है वो, तो इस वजह से क्या होता है, जो पृथ्वी है उसकी गर्मी बढ़ जाती है। 3 नंबर प्रश्न की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य घटक कौन से होते हैं? तो 3R का यूज करना चाहिए हमें। कम करो, प्लास्टिक वगैरह से उदाहरण से लें तो प्लास्टिक को अपन कम यूज करना चाहिए, मतलब रिड्यूस करो। रिसाइकल मतलब आपने लिया एक थैली को उसको बार बार यूज करो। रीयूज मतलब घर में अगर आपने एक प्लास्टिक का थैला ले रखा उसको बार बार उसी बाजार में जाओ तो उसी का यूज करो बार बार चीज़ों को लाने ले जाने के लिए। ओजोन लेयर डिप्लेशन इज प्राइमरी कॉज टू, ओजोन परत का क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ओजोन जो परत है उसका जो क्षरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका ओजोन परत का क्षरण करने के लिए मुख्य उदाहरणों में से एक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर होने वाला है। द मेन इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य प्रभाव क्या है? एन इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि देखने को मिलती है वो किससे संबंधित होती है? आपको ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित होती है। तो आपका जो तापमान है उसमें वैश्विक रूप से वृद्धि देखने को मिल रही है, उसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया, भारत में वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड द लीगल प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल एंड देयर हैबिटेट, जंगली जानवरों को उनके आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपको किसका किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उपयोग लिया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया था आपको जंगली जानवरों को आवास और सुरक्षा प्रदान करने के लिए। अगले वाला है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है इसमें से? तो इंडस्ट्रियल मशीनें, व्हीकल्स एंड लाउड म्यूजिक, मतलब उद्योग से संबंधित जो मशीनें होती हैं, वाहन होते हैं और जो तेज जो आपका म्यूजिक वगैरह चलाया जाता है, तेज संगीत वगैरह चलाया जाता है, उसको क्या इसमें बोला जाता है? ध्वनि प्रदूषण के कैटेगरी में वो आता है। अगले वाला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, परमाणु दुर्घटनाएं का परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रेडिएशन लीक एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ हैजार्ड्स, तो विकिरणों का जो रिसाव देखने को मिलता है और दीर्घकालीन स्वास्थ्य संबंधित खतरे देखने को मिलते हैं। इसको आप किस रूप में देखते हो? न्यूक्लियर आपको एक्सीडेंट के रूप में उनको जाना जाता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करूँ, क्लाइमेट चेंज इज ए मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज कॉज्ड बाई, तो पर्यावरण परिवर्तन एक मुख्य पर्यावरणीय मुद्दा है जिसका क्यों है ए रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक CO2, तो CO2 और ग्रीन हाउस गैसेज का जो उत्सर्जन होता है उसको क्या कहा जाता है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक मुख्य मुद्दों में से एक है। क्यों? बहुत ज़्यादा अगर CO2 वगैरह होगी तो क्या एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउसेज गैसेज ज़्यादा होगी तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। यही ग्रीन हाउस, तो इससे क्या हो जाता है? टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लेशियर वगैरह पिघलते हैं, तो जो समुद्र वगैरह का जो जलवायु स्तर, जो पानी का स्तर वो बढ़ जाता है। असमय की बारिश देखने को मिलती है, आपको कहीं पर अकाल देखने को मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत अधिक देखने को मिलती हैं इस चीज़ से। जल प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम का प्राथमिक ध्यान किस चीज़ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, तो जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करना आपका जो वाटर कंट्रोल बोर्ड है उसका काम है। 11 नंबर प्रश्न है, मेरीन पॉपुलेशन इज कॉज्ड बाई, तो समुद्री जो प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारक क्या होता है समुद्री प्रदूषण का इसमें से? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, लैंड बेस्ड रिसोर्सेज लाइक इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ, उद्योगी और कृषि प्रवाह जैसे जो आधारित स्रोत होते हैं उनको, मतलब ऐसा क्या किया जाता है? मान लो आपने क्या किया, आपका खेत है किसी नदी के पास में, तो आपने क्या किया? वहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग किया। अब वही पानी बह के नदी में चला गया, वो फर्टिलाइज़र वहाँ से समुद्री जीवों में चला गया, समझ आया? समुद्री कचरा फैला देते हो, प्लास्टिक वगैरह, वहाँ पर जानवर वगैरह उसमें फंस जाते हैं और वो जो वहाँ की जो पारिस्थितिक तंत्र वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जैसे भारत के आप अगर पीछे देखो कितने गंदे हैं, इसी वजह से हैं क्योंकि हमने वहाँ पर समुद्री कचरा वगैरह फैला रखा है, प्लास्टिक वगैरह, जाते हैं लोग घूमने और वहीं पर कचरा फैला देते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड, बायोमेडिकल वेस्ट अपशिष्ट वो किससे संबंधित होता है? वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी, अस्पताल और चिकित्सा अनुसंधान को
निकलने वाला कचरा, तो सुई वगैरह हो गई, या फिर जो ये आपका जो भी वहाँ से कचरा निकलता है, सिरिंज हो गई, आपके सामने जो ब्लेड वगैरह होते हैं, और भी कोई कचरा जिस प्रकार का निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो अस्पताल वगैरह से निकलता है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसका डिस्पोजल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं होते तो इससे संक्रमण फैल सकता है, अपनी मतलब एक बहुत व्यापक बीमारी फैल सकती है। द प्रिवेंशन ए कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड। भारत में प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए आपका भारत में प्रदूषण निवारक और नियंत्रण अधिनियम वो पारित हुआ था, ताकि आप वायु प्रदूषण को क्या कर सको, नियंत्रित कर सको। 14 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द सोशल इश्यूज रिलेटेड टू द एनवायरमेंट मैनेजमेंट। पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित एक सामाजिक मुद्दा इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिटेशन ऑफ द पीपल। लोगों में पुनर्वास और पुनः स्थापन करना है, वो पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित एक सामाजिक मुद्दा देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है, सॉलिड वेस्ट कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। ठोस अपशिष्ट को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ठोस अपशिष्ट को किस चीज़ में वर्गीकृत किया जा सकता है? अर्बन, इंडस्ट्रियल एंड ई वेस्ट के रूप में, शहरी, उद्योगी व ई कचरे के रूप में आपको सॉलिड वेस्ट को आप वर्गीकृत करते हो। तो धन्यवाद आपका। यही जो इन्वायरमेंट स्टडीज से संबंधित एक जो हार्ड टाइप के, एक अलग टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो मैंने कराए हैं।